रैप म्यूजिक एक ऐसा म्यूजिक जॉनर जो जब इंडिया में पहली बार आया तो ज्यादातर लोगों ने उसे रियल आर्ट मानने से ही इनकार कर दिया। तो रैप ऐसी चीज है जिसको ये कहना गलत है कि सिंगर है। Not now, but would you attempt it if you were asked? Rap? Huh? No. Never. Do you enjoy listening to it? मुझे सुर नहीं हो तो तकलीफ होती। और ऑनेस्टली यहाँ कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब इंडियन म्यूजिक की हिस्ट्री देखी जाए, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, बॉलीवुड, तो सब कुछ सुर, ताल और ट्रेन वोकल्स के अराउंड ही घूमता रहा है। लेकिन रैप उन रूल्स को फॉलो नहीं करता। रैप सिचुएशन से पैदा होता है, गालियों से, सिस्टम से, फ्रस्ट्रेशन से, आवाज दब जाने से। और शायद इसीलिए कई क्लासिकल म्यूजिशियंस रैप को कभी अपना ही नहीं पाए। उनके लिए रैप म्यूजिक था ही नहीं, वो नॉइज था। पर बात सिर्फ रैप के क्रिटिक्स तक लिमिटेड नहीं थी। रैप के अपने लोगों के बीच भी एक बैटल चल रही थी, बैटल रिकॉग्निशन की। एक तरफ वो रैपर्स हैं जो चाहते हैं कि रैप को भी रियल म्यूजिक माना जाए, एड ऑन या कोई साइड डिश नहीं, ना कि बस ये हो कि एक पॉप गाना चल रहा है और बीच में थोड़ा रैप आ गया। हनी सिंह और बादशाह जैसे आर्टिस्ट ज्यादातर यहीं फिट होते हैं। यहाँ रैप सेंटर स्टेज नहीं लेता, रैप पॉप के अंदर घुल जाता है जिससे कि वो एक्सेप्ट हो सके, ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दूसरी तरफ वो रैपर्स हैं जो रैप को सिर्फ साउंड नहीं, स्टेटमेंट मानते हैं, जिनके लिए रैप एक प्रोटेस्ट है, आइडेंटिटी है, एक वॉइस है। वो नहीं चाहते कि रैप को अलग रखा जाए, पर यह भी मंजूर नहीं कि रैप को डाइल्यूट करके सेफ बना दिया जाए। और सच तो यह है कि दोनों साइड का एंड गोल एक ही है, रिस्पेक्ट एंड लेजिटिमेसी और एक्सेप्टेंस की रैप भी म्यूजिक है, कोई अलग चीज नहीं। अमेरिका में यह बैटल पहले ही लड़ी जा चुकी है। आज रैप वहां ग्रैमी जीतता है, चार्ट्स रूल करता है, केंड्रिक लैमार जैसे आर्टिस्ट पुलित्जर तक ले जाते हैं। पर इंडिया की रियलिटी अभी अलग है। यहाँ रैप अभी भी अपनी जगह के लिए नेगोशिएट कर रहा है और इसीलिए इंडिया आज रैप का नया बैटल ग्राउंड है। यहाँ अभी भी ये डिसाइड हो रहा है कि रैप को कैसे समझा जाएगा, कैसे जज किया जाएगा और कैसे याद रखा जाएगा। ये टेंशन जो आज इंडिया में दिख रही है, रैप को म्यूजिक माना जाए या सिर्फ एक अलग चीज, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। ये एग्जैक्ट वही सवाल है जो अमेरिका ने भी पूछा था, बस फर्क इतना है वहां ये सवाल 50 साल पहले पूछा गया था। आज जब हम केंड्रिक लैमार को ग्रैमी जीतते हुए देखते हैं या ड्रेक को पॉप चार्ट्स डोमिनेट करते हुए सुनते हैं, तो हमें लगता है जैसे रैप वहां हमेशा से ही एक्सेप्टेड था। पर रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। रैप को वहां शुरुआत में नॉइज कहा गया, अनट्रेन्ड वोकल्स, एंग्री लिरिक्स, ये म्यूजिक है ही नहीं। बिल्कुल वही बातें कही गई जो आज इंडिया में सुनाई देती हैं। बस एक डिफरेंस था, अमेरिका में रैप को शोर कहने से पहले उसकी जरूरत को सुना गया और फिर जज किया गया। रैप वहां किसी ट्रेंड की वजह से पैदा नहीं हुआ था, रैप पैदा हुआ था प्रेशर से। और इस प्रेशर को समझने के लिए हमें लौटना पड़ेगा 1970s के न्यूयॉर्क में। इस दौर में जैसे ही व्हाइट फैमिलीज को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली, वो शहर छोड़कर सबअर्ब्स की तरफ शिफ्ट करने लगे। इस प्रोसेस को कहा गया व्हाइट फ्लाइट। इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा साउथ ब्रॉन्क्स जैसे एरियाज पर। पूरे के पूरे नेबरहुड्स लगभग अबैंडन हो गए। फिर आया रेड लाइनिंग। गवर्नमेंट ने इन एरियाज को मार्क कर दिया, मतलब यहाँ स्कूल्स, हेल्थ सर्विसेज और नए बिजनेसेस के लिए इन्वेस्टमेंट बंद कर दिए गए, जिसके बाद यहाँ क्राइम, पॉवर्टी एंड ड्रग्स पीक करने लगे। इस समय किसी को पता भी नहीं था कि ये प्रॉब्लमेटिक स्पेस रैप का बर्थ प्लेस बनेगा। जब सिस्टम आपको फ्यूचर देना बंद कर देता है, कल्चर अपना रास्ता खुद बना लेता है। वैसे बॉम्बे में भी कुछ ऐसा ही देखा गया था। धारावी जैसे एरिया से नेजी और डिवाइन जैसे रैपर्स निकले। ना स्टूडियो से, ना रिकॉर्ड लेबल से, रैप शुरू हुआ स्ट्रीट्स से। आपने सुना होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। रैप में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्लैक कम्युनिटीज ने डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनजस्टिस को एक्सप्रेस करने के लिए ब्लॉक पार्टीज शुरू की। ना स्टेज, ना क्लब, बस बिल्डिंग्स के बीच एक ओपन स्पेस में।
आपने गली बॉय जैसी मूवीज देखी होंगी, जहां एम्प्टी डस्टी स्पेसेस, जहां प्रिविलेज्ड लोग नहीं आते, वहां यूथ अपनी सच्चाई को रैप के जरिए एक्सप्रेस कर रहे थे। इसी सेंटीमेंट से मुंबई, दिल्ली और ब्रॉन्क्स जैसे सिटीज में यूथ ने अपनी वॉइस रैप में ढूंढी। न्यूयॉर्क में पहले हुआ और सालों बाद हमने वही इंडिया में देखा। 1970s में रैप अभी रैप नहीं बना था। इसके लिए जरूरत थी एक इंसान की जो एक अच्छा स्पीकर और साथ ही साथ एक अच्छा डीजे भी हो। ये है क्लाइव कैम्पबेल। लोग इन्हें जानते हैं डीजे कूल हर्क के नाम से। इनके बिना ना हिप हॉप होता ना ही रैप। हर्क जमाइका से आए थे और जमाइका के साउंड सिस्टम कल्चर में डीजे सिर्फ गाना नहीं चलाता था, वो माइक पर क्राउड से बात भी करता था। हर्क ने ब्रॉन्क्स में भी वही किया, पर एक दिन उन्होंने कुछ नोटिस किया। जब गाने का ब्रेक सेक्शन आता था, जहां सिर्फ ड्रम्स की आवाज होती थी, वहां क्राउड सबसे ज्यादा रिएक्ट करता था। तो हर्क ने एक काम किया, ब्रेक खत्म होने से पहले उन्होंने एक और ब्रेक ऐड कर दिया। ये टेक्निक काम कर गई और हर्क इसे कहते थे द मैरी गो राउंड। Herc's merry-go-round meant that instead of playing whole records, he would play just the instrumental breaks, mixing between them to create a continuous dance rhythm. एंड इसी ब्रेक पर जो लोग डांस करते थे उन्हें कहा गया बी बॉयज, और डीजे के साथ जो माइक पकड़ के बोलते जाते थे उन्हें कहा गया एमसीज। शुरू में एमसी गाता नहीं था, वो हाइप करता था, क्राउड को जोड़ता था, लेकिन धीरे धीरे ये हाइप लाइंस राइम बन गई, राइम पोएट्री बन गई और ये पोएट्री बन गई रैप। और वो पहला एमसी था कोक ला रॉक। हिप हॉप ने अफ्रीकन अमेरिकन को एक नई आवाज दे दी, जिसके जरिए वो अपना गुस्सा, अपनी फीलिंग्स और अपनी खुशी लोगों तक पहुंचा सकते थे। होममेड कैसेट्स हाथों से पूरे न्यूयॉर्क में सर्कुलेट किए जाते थे। धीरे धीरे रैप म्यूजिक इवॉल्व करने लगा। सोशल रैप, पॉलिटिकल रैप, गैंगस्टर रैप और कई नए जॉनर्स लोगों को पसंद आने लगे। लेबल और रिकॉर्ड कंपनीज भी अब इन आर्टिस्ट्स को प्रमोट करने लगे और देखते ही देखते 2017 तक हिप हॉप रॉक म्यूजिक को पीछे छोड़कर अमेरिकन का नंबर 1 म्यूजिक बन चुका था और आज वहां रैप म्यूजिक को इक्वली ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब जब कोई चीज पावरफुल होने लगती है तो एक सवाल आता है, इसे कंट्रोल कौन करेगा? ब्रॉन्क्स में रैप फ्री था, ना कोई गेटकीपर, ना कोई लेबल और ना ही कोई अप्रूवल। पर जैसे जैसे रैप क्राउड से बाहर निकलकर रेडियो तक पहुंचने लगा, रिकॉर्ड्स बनने लगे, कंट्रोल शिफ्ट होने लगा। जो आवाज सिस्टम के खिलाफ पैदा हुई थी, अब सिस्टम के अंदर जगह ढूंढ रही थी। और यहीं से रैप का पहला रियल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्टेंस का। अमेरिका में ये कॉन्फ्लिक्ट 80s और 90s में फूटा और इंडिया में ये अब फूट रहा है। इंडिया का रैप सीन ग्रो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ट्रेविस स्कॉट जैसे ग्लोबल रैपर्स इंडिया में मेन स्ट्रीम कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। ये शिफ्ट सडन लग सकता है पर है नहीं। इंडिया में भी रैप नीड से पैदा हुआ, बिल्कुल ब्रॉन्क्स की तरह। इन अर्ली 2000s इंडिया के मेट्रोज एक स्ट्रेंज फेज में थे। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी पर सबके लिए नहीं। एक तरफ मॉल्स और बिलबोर्ड्स थे और दूसरी तरफ गलियां जहां ना आवाज थी और ना ही कोई विजिबिलिटी। और यहीं से रैप ने इंडिया में सांस ली। बाबा सैगल ने ठंडा ठंडा पानी और दिल धड़के जैसे ट्रैक्स के साथ पॉप रैप को इंट्रोड्यूस किया। बॉलीवुड ने भी धीरे धीरे रैप स्टाइल्ड वोकल्स का यूज शुरू किया। पंगा ना लो, छोड़ो ना यार, भाग डीके बोस, इमोशनल अत्याचार, ये ट्रैक्स सिर्फ गाने नहीं थे, ये इंडियन ऑडियंस को एक नए साउंड से फेमिलियर कर रहे थे। ये रैप का सेफ वर्जन था, कंट्रोल्ड, क्लीन एंड पैलेटेबल। सिस्टम ने रैप को तब तक अलाउ किया जब तक वो सिस्टम के अंदर रहा, पर गलियों की बात अभी भी नहीं हो रही थी। ब्रॉन्क्स में ब्लॉक पार्टीज होती थी और इंडिया में साइफर्स, जो मेन स्ट्रीम म्यूजिक से कोसों दूर थे। और यहीं से रैप म्यूजिक सिर्फ एक जॉनर नहीं, एक मूवमेंट बना। यहाँ कोई हुक वायरल होने के लिए नहीं लिखा जाता था, यहाँ लिरिक्स लिखी जा रही थी क्योंकि बोलना जरूरी था और बोलना पर्सनल था। यहीं हजारों टैलेंट दिन रात अपने क्राफ्ट पर काम कर रहे थे। दिल्ली से बॉम्बे तक अंडरग्राउंड सीन ग्रो कर रहा था, छोटा ही सही पर टैलेंट इवॉल्व हो रहा था। और फिर आता है यूट्यूब और चीप इंटरनेट का इरा।
2000s के MP3 के जमाने में बोहेमिया ने पंजाबी रैप को इंट्रोड्यूस किया और इसी नए इंटरनेट एरा में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में साइफर्स और जैमिंग के थ्रू रियल हिप हॉप कल्चर धीरे धीरे ग्रो होने लगा। और जब गली मूवमेंट का दौर आया तो यहां से कहानी सच में पलट गई। डिवाइन और नेजी की ट्रैक मेरी गली में ने मुंबई की स्लम लाइफ को इंटरनेशनल स्पॉटलाइट दे दिया। उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी रॉ और रियल थी कि लोगों को पहली बार लगा कि इंडियन रैप भी सच बोल सकता है। और फिर आती है जोया अख्तर की मूवी गली बॉय, जिसने मासेस तक रैप पहुंचाया और यहां से इंडियन रैप सीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गली रैप ने पूरे देश में एक स्ट्रीट एनर्जी जगा दी थी। और फिर आया वो दौर जब रैप मेन स्ट्रीम जाने लगा। MTV हसल जैसे शोज ने अंडरग्राउंड आर्टिस्ट्स को नेशनल स्टेज दिया, जबकि दूसरी तरफ गली गैंग और कलमकार जैसे म्यूजिक लेबल्स ने इन आर्टिस्ट्स के लिए प्रोफेशनल स्ट्रक्चर तैयार किया। इसी बीच आता है 2018 का वो टाइम जब एमिवे ने रफ्तार के अगेंस्ट डिस ट्रैक निकाला, जिसने इंटरनेट पर तबाही मचा दी। ये वो टाइम था जब रैप म्यूजिक ने मास को हिट किया, फिर कृष्णा डिवाइन, सीधी मौत, इक्का और ना जाने कितने नाम चार्ट लिस्ट में रूल करने लगे और इंडिया को ग्लोबली रिप्रेजेंट करने लगे। ये सारे नाम 10 साल से भी ज्यादा समय से दिन रात फेथ लिए रैप कर रहे थे, बस वेट था ऑडियंस का। और जैसे ही ऑडियंस मुड़ी, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री शिफ्ट होने लगी, कॉन्सर्ट सोल्ड आउट होने लगे, कई यूट्यूबर्स भी रैप करने लग गए एंड यूथ के बीच रैप एक डिस्टिंक्ट जॉनर बन गया। इस तरह से रैप म्यूजिक कल्चर आज की डेट में एक पूरा इंडस्ट्री बन चुका है। हनी सिंह की ब्लूटूथ एरा वाले सॉन्ग से लेकर आज स्ट्रीमिंग एप्स, ब्रांड डील्स, लाइव कंसर्ट्स, इन सारे फैक्टर्स ने मिलकर रैप म्यूजिक को इंडिया में एक $multi-million इंडस्ट्री बना दिया है। रैप अब इंडिया में सिर्फ एक आर्ट नहीं बल्कि प्रोफेशनल करियर बन चुका है। सोच के देखो कि जो आवाज कभी दबाई जाती थी आज वो स्टेडियम्स को शेक कर रही है, और जो बच्चे कभी फुटपाथ पर फ्री स्टाइल करते थे आज वो स्पॉटिफाई चार्ट्स पर रूल कर रहे हैं। और जो कल्चर एक मूवमेंट के तौर पर शुरू हुआ था आज वो एक इंडस्ट्री बन चुका है। ऑलवेज योर भाई अरविंद कालिया।